गुड आफ्टरनून। आप सभी को ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आज हम MPPSC AP का लाइब्रेरियन के लिए जो एग्ज़ाम हुआ है अभी 9 तारीख को, उसका पेपर 2 का जो है पार्ट फर्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके और 52 तक है ना। पहले पार्ट में हम 52 तक सॉल्व करवा देंगे, उसके बाद में पार्ट 2 में आगे बाकी जो है जल्द ही उसका बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसका हम सॉल्यूशन लेके आएंगे। तो साथियों, आज जो है सबसे पहले तो ये बता दूं कि जो उपस्थिति है वो लगभग 50% रही थी। इसमें पेपर में टोटल जो कैंडिडेट थे उसकी 50% उपस्थिति रही है। साथियों, अब हम इसके पेपर के बारे में बात करें कि पेपर किस स्तर का था, तो पेपर देखो न तो ज़्यादा इजी था और न ज़्यादा कठिन था, है ना। मीडियम लेवल का पेपर था, अच्छा पेपर है, काफ़ी अच्छा पेपर है ना। तो इसकी जो है कट ऑफ वगैरह पेपर एनालिसिस के बारे में हम अलग से एक वीडियो तैयार करेंगे साथियों। तो अभी एक बार हम इसका जो है क्वेश्चन नंबर 1 से 52 तक सॉल्यूशन कर लेते हैं साथियों। तो पहला क्वेश्चन था साथियों, देखो, ग्लोबल स्टडीज़ इन लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन इज ए पब्लिकेशन ऑफ। तो यह किसका पब्लिकेशन है साथियों? तो यह पब्लिकेशन किसका है साथियों? यह पब्लिकेशन है किसका? इफ्ला का, है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इफ्ला, है ना। आगे चलते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है रेफरेंस एंड यूजर सर्विसेज, है ना। एसोसिएशन इज द डिवीजन ऑफ, किसका भाग है? क्या? RUSA, है ना। RUSA किसका भाग है? तो ये ALA का भाग है साथियों, है ना। तो आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 है अरेंजिंग द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज सिचुएटेड इन MP अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ स्टार्टिंग ऑफ लाइब्रेरी साइंस कोर्सेज, है ना। पुस्तकालय विज्ञान का जो कोर्स प्रारंभ किया इन यूनिवर्सिटीज़ ने, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी ने कब कब स्थापित किया, उस क्रम में हमारे को इनको जमाना था। तो साथियों, इसका जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर 2 यानी बी, आंसर बी। यानी कि सबसे पहले किसने? डॉक्टर हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी सागर ने, फिर विक्रम यूनिवर्सिटी ने, फिर जीवाजी यूनिवर्सिटी ने, फिर APS यूनिवर्सिटी रेवा ने, है ना। इस क्रम में ये सही आंसर होगा इसका। आगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 हेल्थ एंड डिजिटल लिटरेसी पार्टनरशिप इज ए प्रोजेक्ट ऑफ। तो किसका प्रोजेक्ट है साथियों? तो ये स्लिप का प्रोजेक्ट है साथियों। साथियों, आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो पेपर है मैंने लिया है, ये किसी ने व्हाट्सएप पे नहीं भेजा। ये मेरा खुद का पेपर है जो मैंने सोल्व किया है, वही पेपर मैं आपके सामने लेके आया हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से उसका एनालिसिस करा सकूँ और आपको भी जो है उस चीज़ का फ़ायदा मिल सके, अधिक से अधिक फ़ायदा मिल सके, है ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5 द लॉ डिमांड दैट प्रॉपर अटेंशन टू बी पेड टू द प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग ऑफ द लाइब्रेरी बिल्डिंग। तो पुस्तकालय की बिल्डिंग के डिज़ाइन और उसकी जो योजना है उससे संबंधित कौन सा लॉ है? तो वो है फर्स्ट लॉ, है ना। रंगनाथन के जो 5 लॉज है 1931 के अंदर जो आए थे, उसमें से पहला लॉ यही कहता है ना पुस्तकालय की भवन के बारे में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, है ना। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हु स्टडीड द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस। तो BC ब्रुक्स ने दिया था ना, याद है ना साथियों, BC ब्रुक्स, ऑप्शन नंबर 2, है ना। बी सही हो जाएगा। साथियों, एक चीज़ और बता दूं कि मैं जो है हिंदी में इसको इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि आपको बता दूं मैं वैसे ग्रेजुएशन तक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट ही हूँ। बाकी मैंने जब से लाइब्रेरी साइंस पढ़ना स्टार्ट किया तब से मैं इंग्लिश लैंग्वेज को ज़्यादा प्राथमिकता देता हूँ। बाकी क्वेश्चन में दोनों में पढ़ता हूँ, है ना। क्योंकि आपको पता है ICT अपने लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में ICT का एक बहुत बड़ा पार्ट है और वर्तमान युग भी ICT का ही युग है। तो ICT युग के अंदर अगर आप हिंदी को ज़्यादा प्राथमिकता दोगे तो कई बार क्वेश्चन गलत हो जाता है ना। तो हमारे को क्या अधिक से अधिक जो है प्राथमिकता किसको देनी है? तो वो अंग्रेजी भाषा को देनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे को हिंदी को कम पढ़ना है, हिंदी को भी समझना है,
लेकिन जो क्वेश्चन हल करते हैं उस समय हमारे को इंग्लिश में जो है आईसीटी के जो क्वेश्चन हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के या फिर आईटी के जो क्वेश्चन हैं उसको अब इंग्लिश में बहुत ही ईजी वे से याद हो जाते हैं और आंसर बिल्कुल सटीक ईजी वे से आ जाता है ना। तो साथियों आप भी है ना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि इंग्लिश मीडियम में ही क्वेश्चन को याद करना। और मैंने भी जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लगभग सारे क्वेश्चन को याद कर रखा है। तो मेरा यही उद्देश्य है कि आप लोग भी अपनी आदत में इंग्लिश के जो क्वेश्चन है उसको हल करें ताकि एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सही कर सकें, है ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ईयर नेशनल नॉलेज कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, है ना। कब स्थापित हुआ था एनकेसी? 2005 में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। अगर साथियों आपको लगे कि नहीं सर हमारे इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा, आप हमारे को हिंदी में ही इसका सॉल्यूशन करवाएं, तो आप लोग अधिक से अधिक कमेंट करें। अगर हिंदी के लिए चाहिए तो मैं हिंदी में भी, लेकिन कम से कम अलग अलग 10 से 15 बच्चों के कमेंट आएंगे तब मैं इसका हिंदी में भी तैयार कर लूँगा, है ना। और आपको पूरा पेपर हिंदी में भी सॉल्यूशन करवा दूँगा साथियों। आगे देखो साथियों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मैचिंग ग्रांट असाइंड बाई RRRLF टू डेवलपिंग स्टेट्स, है ना। विकसित राज्यों के लिए पूछा है ना। कौन से, सॉरी विकास से डेवलपिंग के लिए, है ना। विकसित का कितना है 50-50 और जो है विकासशील का कितना है तो 60-40 रेशियो। और जो नॉर्थ ईस्ट के स्पेशल स्टेट्स है उनके लिए कितना है तो 1980। तो इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है साथियों, विच लाइब्रेरी वाज प्रोवाइडेड विथ फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस फ्रॉम यूनेस्को इन 1951 के अंदर, 1951 के अंदर यूनेस्को ने किसको अपने वित्तीय और तकनीकी सहायता देकर जो है कौन सा पुस्तकालय को दी थी, बताओ। तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा, भारत की कौन सी लाइब्रेरी को जो है यूनेस्को सहायता करता है, तो वो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या हो जाएगा, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। आगे चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, देखो अकॉर्डिंग टू NEP, तो NEP क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। 2020 में ये पॉलिसी आई थी, याद रखना साथियों। अभी तक लाइब्रेरी साइंस के शायद किसी भी एग्ज़ाम में ये नहीं पूछा गया है, तो आने वाले एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछा गया है कि हाल ही में जो नवीनतम जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है भारत सरकार द्वारा कब लाई गई थी, तो वो थी 2020 में, है ना। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, है ना। इन विच एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्म द लाइकली टू टेक प्लेस, तो किसके लिए है, तो देखो साथियों ये स्कूल लाइब्रेरी सिस्टम को भी इन्होंने सुधार के जो है आवश्यकता बताई है, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में भी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब क्या हो जाएगा, डी, है ना। आगे देखो साथियों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है, ए टाइप ऑफ रेफरेंस ट्रांजैक्शन इन विच पैट्रन विथ एन इंफॉर्मेशन नीड द डायरेक्टेड टू ए रेपुटेबल पर्सन टू एजेंसी आउटसाइड द लाइब्रेरी इज कॉल्ड। तो लाइब्रेरी के बाहर की तरफ अगर किसी भी जो लाइब्रेरी पैट्रॉन्स है या लाइब्रेरी यूजर्स है, साथियों एक चीज़ बता दूं, जो हम लाइब्रेरी यूजर्स कहते हैं उसको अमेरिका के अंदर लाइब्रेरी पैट्रॉन्स कहते हैं साथियों। तो ये ध्यान रखना, आने वाले एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि जो अमेरिका के अंदर पैट्रॉन्स किसे कहते हैं, तो जो लाइब्रेरी यूजर्स होते हैं उन्हीं को ये पैट्रॉन्स कहते हैं। और ये भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि लाइब्रेरी यूजर्स को अमेरिका में क्या कहते हैं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पैट्रॉन्स। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, रेफरल
सर्विस, है ना। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? रेफरल सर्विस, है ना। हम किसी भी चीज़ को रेफ़र करते हैं ना, है ना, किसी भी चीज़ के लिए किसी भी व्यक्ति को रेफ़र करते हैं कि आपको वह पुस्तक वहाँ पे मिलेगी, है ना। उसके लिए हम सही स्थान जो है निर्धारित करते हैं या वह सूचना उस व्यक्ति के पास मिलेगी, तो यह हम संदर्भित करते हैं ना, रेफरल करते हैं उस चीज़ को, है ना। तो ये इसमें क्या हो जाएगा 11 में बी। आगे चलते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? एन इंफॉर्मेशन सर्विस विच सेलेक्ट इवेल्युएट एंड कंडेंस इंफॉर्मेशन गैदर्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज अरेंज इन सिस्टमेटिकली अंडर हेडिंग एंड सब हेडिंग इज कॉल्ड। तो ये साथियों क्या होती है? डाइजेस्ट सर्विस होती है। कई लोगों ने इसमें एब्स्ट्रैक्ट सर्विस आंसर किया जो कि गलत है। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? द सर्विस दैट ट्रैक ऑनलाइन न्यू कंटेंट बाय मॉनिटरिंग वेब पेजेस एंड ईमेल टू यूजर्स विच इट लोकेट न्यू आइटम इज नाउन एज। तो ये किसके द्वारा? ब्लॉग्स के में, है ना। जो ब्लॉग होते हैं इंटरनेट पे उनके द्वारा, है ना। जो नए नए जो भी कंटेंट होते हैं ये हमें ब्लॉग से प्राप्त होते हैं ना साथियों। तो इसका क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी। आगे चलती है साथियों क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 क्या कहता है क्वेश्चन देखो। 14 कहता है कि बायोसिस प्रीव्यू कवर द लिटरेचर ऑफ। किसको कवर करता है? तो साथियों ये लाइफ साइंस को भी कवर करता है और बायोमेडिकल साइंस, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही जवाब हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी। आगे है साथियों क्वेश्चन नंबर 15, है ना। 15 क्या है? इज ए बिब्लियोग्राफिक सर्विस दैट प्रोवाइड ऑनलाइन एक्सेस टू डिजिटल फुल टेक्स्ट पीरियोडिकल पब्लिश्ड बाय डिफरेंट पब्लिशर्स। तो साथियों अगर इसकी बात की जाए तो जो एग्रीकल्चर सेवा होती है वो इसी के लिए होती है, बिब्लियोग्राफिक सर्विस के लिए ही। जो क्या प्रोवाइड कराती है? तो ये ऑनलाइन एक्सेस टू डिजिटल फुल टेक्स्ट पीरियोडिकल, है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का सी। आगे चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि कॉफ़ी लेफ्ट कॉन्सेप्ट इज़ एप्लीकेबल इन विच टाइप ऑफ रिसोर्सेज। कौन सी प्रकार के रिसोर्सेज? तो ये है ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज यानी OER। साथियों आने वाले एग्ज़ाम में इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है कि OER की फुल फॉर्म क्या है, आपको याद रखनी है, क्योंकि ये लाइब्रेरी सेक्टर के अंदर शॉर्ट फॉर्म में ज़्यादा उपयोग होता है OER, है ना। तो आने वाले एग्ज़ाम में आपको डेफिनेटली पूछा जा सकता है कि OER की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। ध्यान रखना कई जगह एजुकेशन लिखा होता है जो कि गलत होता है। आपको क्या याद रखना? एजुकेशनल और रिसोर्सेज, है ना। रिसोर्स नहीं रिसोर्सेज, और ऑनलाइन नहीं ओपन, ये ध्यान रखना। ये क्या कई बार चीज़ें कंफ्यूज कर देती हैं। यहाँ पे ओपन की जगह क्या लिख दिया जाता है? ऑनलाइन, है ना। तो साथियों सॉरी जो है वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। मैं आपको समझाना काफ़ी कुछ चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ साथियों, समय जो है वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। वरना इन्हीं क्वेश्चन में एक एक क्वेश्चन के अंदर 4-4 5-5 क्वेश्चन ढूंढ के मैं आपके लिए निकालता है ना, और भी अच्छा। लेकिन जो है वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा ना। वैसे भी काफ़ी टाइम हो चुका है साथियों, 13-14 मिनट। तो आगे क्वेश्चन नंबर 17। समय के अभाव के कारण थोड़ा जल्दी करेंगे साथियों आगे वाले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 17 है DIKW। तो DIKW की फुल फॉर्म आपको पता है, डाटा इन्फॉर्मेशन नॉलेज और विजडम, है ना। तो ये हिरार्की है, इज आल्सो नाउन एज। तो इसके अलावा किस नाम से जानी जाती है? तो ये नॉलेज हिरार्की के नाम से भी जाना जाता है साथियों, है ना। DIKW हिरार्की को किस नाम से? नॉलेज हिरार्की के नाम से भी जाना जाता है। आगे साथियों क्वेश्चन नंबर 18। इन विच ईयर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कम इनटू फोर्स। तो कब आया था ये? अक्टूबर 2000 में। इसका क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 क्या है? लास्टवेल मॉडल। लास्टवेल मॉडल काफ़ी प्रसिद्ध मॉडल है। कब आया था? 1948-49 में, है ना। ध्यान रखना साथियों ये मॉडल कब आया था? तो 48-49 में, ना। ध्यान रखना 48 ज़्यादा सटीक इसका आंसर होता है ना। लास्टवेल मॉडल इज ए क्या कौन सा किस टाइप का मॉडल है? तो लाइनर मॉडल है ना। आपको पता ही है कौन सा मॉडल है लास्टवेल मॉडल। हु
वेयर है ना, ये आता ना क्वेश्चन जो प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं, जो कम्युनिकेशन मॉडल, लास्टवेल मॉडल। साथियों इसमें कहीं भी नहीं दिया होगा कि किस चीज़ का मॉडल, तो ये किस चीज़ का मॉडल है आपको पता ही होगा, ये एक कम्युनिकेशन मॉडल है ना, संचार का मॉडल है, कम्युनिकेशन मॉडल है। ध्यान रखना लास्टवेल मॉडल किसका है, कम्युनिकेशन मॉडल। जैसे अरस्तु ने दिया है ना, पता ना आप लोगों को अरस्तु ने कौन से मॉडल दिया था सब। सनॉन एंड व्यूअर ने कौन सा मॉडल दिया, गणित जो मैथमेटिकल मॉडल दिया था है ना संचार का। आगे साथियों क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑर्गेनाइजेशन कमीशन रिकमेंडेड टू प्रिपेयर नेशनल सेंसस ऑफ ऑल लाइब्रेरीज इन इंडिया, है ना। तो भारत की जो है सभी पुस्तकालयों की राष्ट्रीय जनगणना के लिए किसने रिकमेंड किया, कौन सा वो कमीशन था, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था, है ना। यानी संस्था भी हो सकती है और कमीशन भी हो सकती है। तो साथियों ये एक नेशनल नॉलेज कमीशन जो 2005 में स्थापित हुआ था, उसी ने यह रिकमेंडेशन दी थी, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 21 है ना, 21 है, अलोंग विथ सैमुअल एस ग्रीन द कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरेंस सर्विस वाज एडवोकेटेड बाय। तो जो संदर्भ सेवा की कॉन्सेप्ट है ना, किसके द्वारा दिए गए थे, तो देखो सैमुअल स्वेट ग्रीन के साथ में कौन कौन थे, तो मेलविल डेवी भी इनके साथ में थे, पुले भी थे और विसर भी था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, ऑल ऑफ अबोव, है ना, ऑल द अबोव, है ना। ये सभी जो हैं इसके साथ थे साथियों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नई टाइप का क्वेश्चन है ना, आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, है ना। और ये कब दिया था साथियों, तो ये भी ध्यान रखना आप 1883 में दिया गया था, है ना। सैमुअल स्वेट ग्रीन, मेलविल डेवी, पुले और विसर के द्वारा कब दिया गया था, तो ये 1883 के अंतर्गत दिया गया था। इसको नोट डाउन कर लेना साथियों। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरा वीडियो देखो तो जो है नोटबुक लेके बैठा करो, ताकि जो भी मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ ये आपको अभी बहुत ऐसे लगेगी कि पता नहीं ये आएगा नहीं आएगा, लेकिन आप डेफिनेटली आप आने वाले एग्ज़ाम्स के अंदर जो मैं बता रहा हूँ उसको सेम ऐसे के ऐसे देखोगे। तो साथियों इनको डेफिनेटली नोट कर लिया करो, नहीं तो फिर बाद में पछताओगे, है ना, क्योंकि ये चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेगी बुक्स के अंदर, ये नए नए क्वेश्चन जो जुड़ रहे हैं। तो आपके लिए मैं कोशिश की है कि उनका विस्तृत रूप से वर्णन भी लेके आऊँ ना। आगे देखो साथियों क्वेश्चन नंबर 22, कोलेबरेटिव वर्चुअल रेफरेंस सर्विस वाज लॉन्च्ड बाय। तो कोलेबरेटिव वर्चुअल रेफरेंस सर्विस किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो साथियों इसमें जो है OCLC, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ओयो, है ना। और ये कब, तो ये सन 2000 के अंदर लाई गई थी, है ना। और आपको पता ही है क्वेश्चन पॉइंट, तो ये क्वेश्चन पॉइंट जो सर्विस है वही सर्विस, क्वेश्चन पॉइंट सर्विस है वही सर्विस कौन सी है, कोलैबोरेटिव वर्चुअल रेफरेंस सर्विस। इसका नाम क्या है, तो क्वेश्चन पॉइंट, है ना, जो क्वेश्चन अपन पर्सन बोलते हैं उसी का क्वेश्चन पॉइंट सर्विस, है ना। कब लाई गई थी, तो 2000 में ये लाई गई थी साथियों। ध्यान रखना क्वेश्चन पॉइंट सर्विस OCLC, LC, OYO। आने वाले एग्जाम में आपको डेफिनेटली ये पूछ सकता है कि जो है क्वेश्चन पॉइंट सर्विस किस किस की है, तो OCLC प्लस LC और प्लस OYO की, है ना। और कब, 2000 में। और या फिर ये भी पूछ सकता है इसके अंदर कोलैबोरेटिव वर्चुअल रेफरेंस सर्विस का ऑप्शन ए ही दिया है। आने वाले टाइम पे आने वाले एग्जाम्स के अंदर ये भी दे सकता है, तीनों ऑप्शन देके और उपरोक्त सभी, है ना। तो उपरोक्त सभी उसमें आंसर सही हो जाएगा साथियों। तो आगे देखो साथ क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है साथियों, जो साइबर अलर्ट 4.2 ऑफ़र किसके द्वारा ऑफ़र किया गया है, साइबर अलर्ट 4.2, तो वर्ल्ड वाइड प्रेस क्लिपिंग सर्विस क्या ऑफ़र करता है, साइबर अलर्ट 4.2 क्या ऑफ़र करता है, तो वर्ल्ड वाइड प्रेस क्लिपिंग सर्विस। साथियों कई लोगों ने इसमें CAS भी कर दिया, जो कि आंसर गलत है। इसका बिल्कुल सटीक आंसर क्या होगा, तो वर्ल्ड वाइड प्रेस क्लिपिंग सर्विस, है ना। वर्ल्ड वाइड प्रेस क्लिपिंग सर्विस ये प्रदान करता है। ये अलर्ट सर्विस ज़रूर प्रदान करता है, लेकिन ये CAS नहीं आएगा इसमें। ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर। आगे साथियों क्वेश्चन नंबर 24 क्या है साथियों, पबमेड सेंट्रल PMC ये कब आया था साथियों, 2000 में आया था PMC, है ना। याद रखना आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये क्या है, PMC इज ए, तो ये फुल टेक्स्ट डेटाबेस है साथियों। इसका क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C फुल टेक्स्ट डेटाबेस। आगे साथियों साइटेशन अलर्ट इज ऑफर्ड बाई, तो साइटेशन यानी उद्धरण, है ना, अलर्ट इज ऑफर्ड बाई किसके द्वारा, तो ये साइंस डायरेक्ट के द्वारा, एल्जेवियर साइंस, ISI वेब ऑफ साइंस। तो तीनों ऑप्शन इसमें
सही हो जाएंगे साथियों ऑल द अबोव। साथियों एक चीज़ बता दूं कि चलो ये चीज़ वैसे कई कई बार गलत भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर में अगर ऑल ऑफ अबोव दिया होता है तो मैक्सिमम क्वेश्चन के अंदर वही ऑप्शन सही होता है साथियों। लेकिन मैं ये डेफिनेटली कंफर्म नहीं कह रहा कि आप लोगों को जहाँ भी ऑल द अबोव दिख जाए आप वही आंसर सही कर दो, नहीं साथियों, कई बार ये गलत भी हो जाता है ना। बाकी मैक्सिमम जो है सही होता है। तो ये आपका जो है बुद्धिमत्ता पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे इसको यूज़ करते हैं साथियों। तो इस टाइप के ट्रिक्स भी जो है क्वेश्चन, हम नहीं आने वाले क्वेश्चन भी कई बार सही हो जाते हैं, तो इस टाइप के ट्रिक्स भी मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा कि किस तरीके से नहीं आने वाले क्वेश्चन को भी हम सही कर सकते हैं। तो साथियों आगे है क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनन वाज प्रोपाउंडेड बाई जो है डॉक्टर एस आर रंगनाथन इन 1969 के अंदर। 69 के अंतर्गत कौन सा था? तो कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू है ना, ये सबको याद ही होगा, पुनः स्मरण मान का है ना। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है साथियों? व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ MMT? तो MMT का ये सिंबल पूछा था इन CC कॉलन क्लासिफिकेशन के 7th एडिशन के अनुसार है ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों मैटर मटेरियल है ना, मैटर मटेरियल। MMT किसके लिए? तो मैटर मटेरियल के लिए। अब साथियों इसके अलावा भी देखो MMT पूछा तो आने वाले एग्जाम में MP और MM का पूछ सकता है ना, ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों आपको ये देखना है MP के लिए मैटर प्रॉपर्टी और MM के लिए मैटर मेथड है ना, सही। तो MM के लिए मैटर मेथड हो जाएगा, MP के लिए मैटर प्रॉपर्टी हो जाएगा, MMT के लिए हो जाएगा मैटर मटेरियल। तो क्वेश्चन नंबर 27 में सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C। आगे चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 28, विच इज़ द चैप्टर 13 ऑफ WCR2R रिलेटेड टू? किससे रिलेटेड है साथियों ये? तो ये रिलेटेड हो जाएगा रूल्स फॉर एनालिटिकल एंट्री, यानी ऑप्शन नंबर C बिल्कुल इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 28 का। आगे चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? देखो साथियों, व्हाट इज़ एन आइडिया विच इज़ कंपोनेंट ऑफ ए कंपाउंड सब्जेक्ट नाउन एज? तो किस नाम से जाना जाता है? आइसोलेट आइडिया के नाम से जाना जाता है इसको ना। ऑप्शन नंबर B सही जवाब हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्सिंग सिस्टम इज़ नॉट ए प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम? तो साथियों प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम कौन सा नहीं है ना, नहीं है पूछा गया है। तो यूनिटर्म इंडेक्सिंग मार्टिमर टोबे द्वारा जो दिया गया है वो क्या है? पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D। आगे है क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस? आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल कौन सा है? तो साथियों जो प्रिंटर होता है वो आउटपुट डिवाइस का है। कीबोर्ड, माउस और स्कैनर तीनों किस लिए है? इनपुट डिवाइस के है ना, तीनों किसके हैं? इनपुट डिवाइस के। आगे साथियों क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस? तो इनपुट डिवाइस का एक एग्जाम्पल पूछा है। तो इसमें देखो आपको इनपुट डिवाइस है ग्राफिक टैबलेट है ना, जो ग्राफिक टैबलेट होता है वो एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। बाकी मॉनिटर, स्पीकर और प्रिंटर ये किसके हैं? तो ये आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल है साथियों, है ना, ध्यान रखना। आगे है क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वोलेटाइल मेमोरी है ना। वोलेटाइल मेमोरी मतलब जो है मिटने वाली मेमोरी, वोलेटाइल मतलब मिटने वाली, और नॉन वोलेटाइल मतलब नहीं मिटने वाली है ना। तो यहाँ पे कौन सी वोलेटाइल मेमोरी पूछा है, यानी अस्थायी मेमोरी। तो कौन सी होती है? रैम। रैम साथियों कौन सी मेमोरी होती है? अस्थायी मेमोरी। कौन सी है? रैम। आगे चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 34, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिकॉर्डेड ऑन द रोम इज कॉल्ड? तो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको क्या कहते हैं? जो रोम के अंदर होते हैं उनको कहते हैं फर्मवेयर, यानी क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा? B। आगे चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले द करंट वर्किंग डायरेक्टरी इन यूनिक्स/लिनक्स OS? तो कौन सी है? PWD। क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D, PWD है ना। आगे है क्वेश्चन नंबर 36 है वेब ओपेक ऑफर डिफरेंट टाइप ऑफ बेसिक एडवांस सर्च ऑप्शन सच एज?
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, देखो इसके अंदर बूलियन ऑपरेशन भी यूज होता है, ट्रंकेशन भी यूज होता है और प्रॉक्सिमिटी सर्च भी यूज होता है। साथियों ये पैरेंथेसिस का थोड़ा सा इसमें डाउट है, लेकिन जब ये 1, 2 और तीनों अगर यूज हो रहे हैं तो इसका जो सही जवाब होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 37 क्या है साथियों, द 5 कैटेगरी टेक्सोनोमी डिवाइसेस मेटाडेटा एज फॉलो, है ना। तो किसको फॉलो करता है, ये कौन सा है, एडमिनिस्ट्रेटिव, डिस्क्रिप्टिव, प्रिजर्वेशन, टेक्निकल एंड राइट्स, है ना। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एडमिनिस्ट्रेटिव, डिस्क्रिप्टिव, प्रिजर्वेशन, टेक्निकल एंड राइट्स। आगे साथियों क्वेश्चन नंबर 38 मैचिंग का क्वेश्चन था, जिसमें देखो सबसे पहले आपको वीडियो को अगर मैच करें अपन तो AVI MPG आपको पता ही है वीडियो फाइल होती है। ऑडियो की बात करें तो WAV, है ना। ऑडियो फाइल कौन सी है, WAV। इसमें से बाकी तो ठीक है अपने को पता नहीं है, लेकिन ऐसी चीज़ देखो जो अपने को पता है। तो ऑडियो से कौन सा, C से 1, तो C से 1 कौन सा में, यानी ये भी सही है, ये भी सही है, और ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब इन दोनों में से सही करना था वीडियो, यानी B में 4, तो B में 4 किस में है, B में 4 किस में है, C में। तो इस तरीके से हम मैच कर सकते थे। इसके अलावा टेक्स्ट पूछा, टेक्स्ट आपको पता है डॉक्यूमेंट और टेक्स्ट RTF रिच टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट, है ना। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर C। आगे क्वेश्चन नंबर 39 है, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैव कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ GSDL, है ना। GSDL की फुल फॉर्म आप लोगों को पता है, ग्रीन स्टोन डिजिटल लाइब्रेरी, है ना, सॉफ्टवेयर। तो किस किस का योगदान रहा है इसमें, यूनिवर्सिटी ऑफ वैंकाटो, कहाँ की है ये, न्यूजीलैंड की, है ना साथियों, याद रखना। इसके अलावा यूनेस्को और द ह्यूमन इंफॉर्मेशन NGO, तीनों का योगदान था साथियों इसमें। तो ऑल ऑफ द अबव, है ना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। देखो आपको पहले भी मैंने बताया था कि ऑल ऑफ द अबव मैक्सिमम क्वेश्चन जो है उसमें सही होता है, लेकिन साथियों ये कोई गारंटी नहीं है कि हमेशा सही हो, है ना। ये अपने को सिर्फ दिमाग लगाना है इस चीज़ के अंदर कि किस में सही हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन में सही होता है, कई बार गलत भी हो सकता है ना। कई बार हो सकता है एग्जामिनर यही सोच ले कि ये तुक्के लगा रहा है, तो तुक्के वाले को सारे ऑल ऑफ द अबव को गलत कर दे, क्योंकि एग्जामिनर पे कोई सारी चीज़ डिपेंड करती है ना साथियों। तो कई बार हो सकता है सही हो मैक्सिमम, लेकिन गारंटी नहीं है कि सारे ही सही है ना। तो ध्यान रखना है, ये अपना मनोविज्ञान लगाना है ना साथियों। आगे क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, ड्यूरा स्पेस एंड लाइलसिस मर्ज इन, कब मर्ज हुआ था साथियों, तो यह हाल ही में 2019 जुलाई में मर्ज हुआ था साथियों। ध्यान रखना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम के हिसाब से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक पहले मैंने बताया था, ये और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, इसको चाहे नोट डाउन कर लेना। ड्यूरा स्पेस एंड लाइलसिस, है ना, जुलाई 2019 में। RPSC ग्रेड 2 के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे देखो साथियों, हाउ डज़ ए लिटरेचर रिव्यू हेल्प इन द रिसर्च प्रोसेस, है ना। तो रिसर्च लिटरेचर रिव्यू किस में हेल्प करता है, तो इट आइडेंटिफाई गैप एंड इनकन्सिस्टेंसीज इन एग्जिस्टिंग रिसर्च, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 41 के अंदर, ऑप्शन नंबर डी। आगे साथियों क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द राइट ऑप्शन, है ना। तो ये दोनों को अपने को देखना था। इन्फॉर्म्ड consent happen when a person is permitted to participate in a study intentionally in research, है ना। तो ये जो है स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट है, मोरल थॉट आर रिक्वायर्ड ओनली इन डाटा कलेक्शन स्टेप ऑफ रिसर्च सर्वेज। तो ओनली रिसर्च सर्वे के अंदर, है ना, डाटा कलेक्शन स्टेप ऑफ रिसर्च सर्वे, तो ये क्या हो जाएगा, गलत, है ना, केवल इसी के अंदर नहीं, है ना। तो देखो साथियों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर क्या है साथियों, ऑप्शन सी। आगे 43, व्हाट इज ए की एडवांटेज ऑफ केस स्टडी रिसर्च, है ना। केस स्टडी रिसर्च का क्या एडवांटेज है ना, मुख्य एडवांटेज पूछा था। तो इट प्रोवाइड
कंप्लीट ऑब्जर्वेशन इन डेप्थ एंड ड्रा जर्नलाइज स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। आगे क्वेश्चन नंबर 44 स्टेटमेंट वाला वही क्वेश्चन है, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड। तो साथियों इसमें भी स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है और जो स्टेटमेंट सेकंड है वो गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। आगे क्वेश्चन नंबर 45 के अंदर पूछा है रिसर्च रिपोर्ट एंड थीसिस इज़ ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। मुख्य रूप से जो रिसर्च रिपोर्ट और थीसिस है वो 3 पार्ट में ही डिवाइड होती है। तो आने वाले एग्जाम में ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है कि मुख्य रूप से रिसर्च रिपोर्ट और थीसिस कितने पार्ट में डिवाइड होती है। तो 3 पार्ट में डिवाइड होती है साथियों। जो कौन कौन से हैं, प्रीलिमिनरी, रिसर्च रिपोर्ट एंड सप्लीमेंट्री, ये 3 पार्ट है। तीनों के नाम आप नोट डाउन कर लेना साथियों। आगे अरेंज द सीक्वेंस ऑफ द मेन पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो मेन पार्ट इसका सीक्वेंस पूछा था साथियों। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन, दूसरे नंबर पे आता है बैकग्राउंड चैप्टर, तीसरे नंबर पे आता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, है ना। 4 नंबर पे क्या आता है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, है ना। 5 नंबर पे आता है फाइंडिंग, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, यानी ABDCE, है ना। आगे साथियों क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, AGORA, है ना। एगोरा की स्टैंड फॉर, है ना। इसके फुल फॉर्म पूछा था, तो इसके फुल फॉर्म हो जाएगा एक्सेस टू ग्लोबल ऑनलाइन रिसर्च इन एग्रीकल्चर, यानी ऑप्शन नंबर 1। 46 के अंदर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 47 इंडियाज़ फर्स्ट ऑनलाइन लाइब्रेरी फॉर द पर्सन विथ विजुअल इम्पेयरमेंट इज, है ना। तो कौन सा है, सुगम्य पुस्तकालय, है ना। ऑप्शन नंबर डी। 47 के अंदर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। आगे क्वेश्चन नंबर 48 है द बिगेस्ट एंड होग 9 स्टोर्ड, है ना, 9 मंजिल लाइब्रेरी बिल्डिंग इन नालंदा यूनिवर्सिटी वाज कॉल्ड। तो वो रतन सागर, है ना। इसका सही जवाब 48 का ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। आगे क्वेश्चन नंबर 49 हु वाज इन्वाइटेड फ्रॉम US बाई इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इन 57 टू स्टडी द सिचुएशन ऑफ एग्रीकल्चर लाइब्रेरीज इन इंडिया। तो किसको बुलाया गया था ICAR द्वारा, अमेरिका से किसको बुलाया गया था, तो राल्फ शाह को, ना, डॉक्टर राल्फ शाह। 49 के अंदर सही उत्तर हो जाएगा डी। आगे क्वेश्चन नंबर 50 है इन अचीव द टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी रिक्वायर्ड फॉर एयर कंडीशनिंग पर्पजेज आर विद इन द रेंज। तो लगभग ये मान के चलो कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान ±2 हो सकता है एंड 45 से 55 तक क्या होना चाहिए, ह्यूमिडिटी, है ना साथियों। तो ये लाइब्रेरी के लिए भी बिल्कुल लगभग सेम ही है ना। लाइब्रेरी के लिए अक्सर 22 से लेके 25 डिग्री तक टेम्परेचर और 50 से 55 तक ह्यूमिडिटी आवश्यक होती है साथियों। 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, चलो 2 क्वेश्चन और हैं उसको भी देख लेते हैं साथियों। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब हिस्टोरिकल रिसर्च। तो जो ऐतिहासिक रिसर्च है इसको बेस्ट डिस्क्राइब क्या है, तो एनालाइजिंग पास्ट इवेंट बेस्ड ऑन एविडेंस। तो सही ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 51 में सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 52 आगे क्वेश्चन नंबर 52 एज पर द APA स्टाइल मैनुअल 6 एडिशन फॉर ए प्रिंट जनरल आर्टिकल चूज करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो ये ऑप्शन दिए गए थे, इसके अनुसार अपने को इनका क्रम, सही क्रम देखना था साथियों। यही सेम क्वेश्चन अपने जो है अभी हाल ही में 24 मई को जो एग्ज़ाम हुआ था राजस्थान AP कॉलेज लाइब्रेरियन का, उसमें पूछा गया था साथियों। वही क्वेश्चन रिपीट हुआ और RPSC ग्रेड 2 या ग्रेड 3 है ना, जो राजस्थान ग्रेड 3 है उसमें भी ये डेफिनेटली आपको पूछा जाएगा साथियों। तो आप कंफर्म इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लें, ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा साथियों, क्योंकि ये नया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें लगभग सभी कन्फ्यूज हो जाते हैं जो इसको अच्छे से पढ़े नहीं हैं। तो इसमें देखो साथियों ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि साथियों सबसे पहले क्या आता है, तो ऑथर सबसे पहले क्या आता है, ऑथर किसका ऑथर, आर्टिकल ऑथर, है ना, जिसने इस आर्टिकल को लिखा है उसका ऑथर।
उसके बाद में ईयर आता है ना। एपीए स्टाइल में क्या आता है, सबसे पहले ऑथर फिर ईयर आता है। उसके बाद में टाइटल ऑफ द आर्टिकल आता है ना। टाइटल ऑफ जनरल से पहले टाइटल ऑफ आर्टिकल आता है साथियों, ये ध्यान रखना है आपको, है ना। तो देखो इसके बाद में टाइटल ऑफ द जनरल आ जाएगा, और डी के बाद में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम और इश्यू नंबर आ जाएगा, और सबके बाद में क्या आता है, पेजेज, है ना। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। तो इस वीडियो में हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे साथियों। अब आगे वाला वीडियो में जल्दी ही आपके लिए लेके आऊँगा साथियों, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। थैंक्स फॉर वाचिंग, और आगे वाला वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।